गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 रिमझिम का पाठ 15वां पढ़ने जा रहे हैं। बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के नीचे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। बिशन नाम का लड़का है, वह सुबह अपने घर से बाहर निकला और कहाँ जाता है? वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे जाता है। और कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे क्यों जाता है? कि कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी सहायता करती है। और फोम में लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा के छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के होता है, जल्दी सुबह का समय काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क पर आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बिशन को एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो उसने इधर उधर देखा। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने गए और बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हुआ। सहम कर, डर करके। और जब गोली की या किसी चीज की आवाज होती है तो पक्षी है वह उड़ना शुरू कर देते हैं। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। सीढ़ी नुमा एक स्टेयर की तरह होते हैं। पहाड़ों के अंदर इसी तरह की खेती होती है। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। सुबह जल्दी जब देखते हैं तो एकदम सूरज का प्रकाश जब फसलों के ऊपर पड़ता है तो वह सोने जैसी दिखाई देने लगती है। सुनहरे यानी सोने जैसी। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक यानी अचानक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है, हर साल बच्चों ऐसा ही होता था, जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तितर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तितर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तितर मारे थे। कुछ तितर तो वे उठा ले जाते हैं, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तितर मिले। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तितरों पर गोली चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के पीछे बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के आसपास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तितर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। जब शिकारियों ने गोली चलाई तो कुछ तितर तो मर गए और कुछ क्या घायल हो गए। तो वहां एक जो तितर है वह बिशन को मिला जो छटपटा रहा था और उसने क्या किया, बिशन ने वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उसने घायल तितर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तितर छिटक कर खेत की ओर अंदर चला गया, यानी डर के वो चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तितर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तितर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तितर पर डाल दिया। तितर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हो, क्योंकि वह उस तितर को बचाना चाहता था। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे तो दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे ही कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु उस समय वह दोनों हाथों से तितर को पकड़े हुए था। तितर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। किसने लगाई होगी ये आवाज? ये आवाज शिकारी ने
लगाई थी, लेकिन बिशन नहीं रुका। वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा यानी डर के मारे, घबराहट से, ऐसा ही होता है। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। उसका शिकार कौन था? तितर था। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। कुछ संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचे उभर आई, यानी खरोंचे लगे। उसके खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज भी एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तितर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से ऊपर आकर वह सोचने लगा कि कैसी पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट होती है, पैरों के चलने की आवाज सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पर पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, यानी पसीने से भर गए थे, गीले हो गए थे। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तितर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। खामोशी यानी साइलेंट, चुपचाप थे वहां। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। गुलाब चंद उनका नौकर था, कर्नल दत्ता का। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तितर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तितर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तितर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तितर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारी के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, यानी शिकारियों के सामने वह आना नहीं चाहता था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवां छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर अटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल दत्ता का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तितरों
का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तितर भी मार लेते हैं, और कभी या अभी एक लड़का हमारे शिकार तितर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम तो इतने सारे तितर मारते हो, उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। और दूसरे शिकारी ने जवाब दिया कि फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तितर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तितर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तितर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब कुछ देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तितर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तितर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तितर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ, दवाइयाँ का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तितर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्हें बिशन से कहा, बिशन, अगर तू इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो वह यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तितर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया ही खिलाना बिशन, तितर को दलिया बहुत पसंद होता है। इन्होंने क्या बताया कि तितर को दलिया बहुत पसंद होता है। गेंदे के पत्तों का रस किसको? तितर को पिलाया जाए दिन में 2-3 बार तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। ये 2 बातें नोट कर लो। अब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तितर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तितर की आवाज निकालनी, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मार के हंसना, जोर जोर से हंसना। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तितर के साथ वहां से अपने घर की ओर चला गया। बेटे, इसके लेखक है प्रतिभा नाथ। धन्यवाद।